तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को एक अपडेट देता हूं और मुझे लगता है कि ये अपडेट देना मेरा फर्ज भी है और मेरा कर्तव्य भी है। कल 15 अगस्त है। कल के दिन तमाम दुनिया जहां के लोग ये देखेंगे कि भारत की आज़ादी का महोत्सव कैसे मनाया जाता है। पूरे भारत के हर एक नागरिक के मन में एक हर्ष, एक उल्लास कि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम की तैयारी, हर एक स्कूल में डांस की तैयारी, भाषण की तैयारी, देशभक्ति गानों पे थिरकने की तैयारी, तमाम अलग अलग खुशियों का माहौल। कहीं मेला लगा होगा, कहीं कुछ और होगी, कहीं झांकियां निकाली जाएंगी। और आज यार ये 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पाकिस्तान की अपनी एक थ्योरी है कि वो भारत से एक दिन पहले ही आज़ाद हो गया, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि भाई हम भारत से आगे हैं। तो जो कहीं आगे नहीं हो पाते वो फिर ऐसी चीज़ों में अपने आप को आगे दिखा के खुद भी खुश और अपनी आवाम को भी खुश कर लेते हैं और इसी से उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। खैर, ये तो कहानी का एक पहलू है। अब इस कहानी में एक सबसे बदकिस्मती वाला जो पहलू है वो आपको बताता हूं। 14 अगस्त को यानी आज ही के दिन पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस स्वतंत्रता दिवस में सबसे पहले कुछ लोग जैसे ही उनके ऊपर पाकिस्तान के प्रति देशभक्ति की जो भावना है वो ओतप्रोत होती है, तो पाकिस्तान में हथियार बड़े लीगल तरीके से लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। AK-47 और तमाम AK-56 जैसे राइफल लोग शादियों में फायर करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस था, उन्हें लगा भाई आज भी चलाना चाहिए। कुछ लोगों ने गोलियां चलानी शुरू की। अब पाकिस्तानियों का पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कोई रिश्ता तो है नहीं। जो बात सच है वो सच है कि पढ़ना लिखना इनको कुछ आता नहीं है। ग्रेविटी और तमाम चीज़ें इन्होंने कुछ पढ़ी नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि जो चीज़ ऊपर जाती है फिर वो नीचे भी आती है। तो आज इन्होंने हर्षोल्लास में फायरिंग की। पूरी की पूरी मैगजीन इन्होंने खाली कर दी। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब तक इन्होंने मैगजीन खाली की, इतनी देर में 3 जिंदगियां चली जा चुकी थी। 3 लोगों को गोली लग गई और इसमें एक 8 साल की बच्ची थी। एक 8 साल की बच्ची को गोली लगी, उसकी भी जिंदगी चली गई। हंसी खुशी का जो माहौल था मातम में बदल गया। ये तो उन गोलियों का खामियाजा था जो भी ऊपर जा रही थी। रास्ते में बच्चियों को जो छतों पे खड़ी थी उनको लग गई, कुछ लोग और खड़े थे उनको लग गया। इसके बाद ऊपर जाके ये गोलियां वापस भी आती हैं और जब वापस आती हैं तो एक एक करके ये गोलियां 60 लोगों पे गिरती हैं और रिपोर्ट निकल के सामने आई कि 60 से ज़्यादा लोग इस हार्स फायरिंग में घायल हो गए। तो 3 की मौत और 60 से ज़्यादा घायल। अब इस गम से पाकिस्तान उभरा ही था कि अचानक से पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो गया। आतंकवादियों ने हमला किया। हमला करने के बाद इस बम ब्लास्ट में 5 लोग पाकिस्तान के मारे गए, 8 लोग घायल हैं। तो आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पे 5 लोग आतंकवादियों से, 3 लोग हर्ष फायरिंग से, 60 के करीब घायल हैं जिनकी हालत बड़ी खस्ता है। हो सकता है कि कुछ अनहोनी उनके साथ हो ही जाए। अच्छा, इधर पाकिस्तान की खबर सुन के अभी बहुत खुश ना हो। ये तमाम चीज़ें चली रही थी कि इधर भारत में भी एक आतंकवादी से मुठभेड़ हो जाती है आज़ादी के महोत्सव के ठीक एक दिन पहले। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान शहीद हो जाता है। शहादत के बारे में पूरी दुनिया ने किसी को कुछ बताया नहीं, हमारे देश की मीडिया ने इस खबर को ज़्यादा चलाया नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद हमारे जवान की पार्थिव शरीर को उसके घर के लिए भेजा जाना है। और कल जब पूरी दुनिया स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगी, उसी दिन इस जवान की चिता जलेगी। एक तरफ तिरंगा फहराया जाएगा, दूसरी तरफ ये जवान तिरंगे में लिपटा हुआ अपने घर आएगा। एक तरफ ढोल नगाड़े बजेंगे, एक तरफ अंतिम सलामी में फायरिंग होगी, एक तरफ हंसी खुशी का माहौल होगा, दूसरी तरफ आंखों में आंसू होंगे। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग जगहों पे झांकियां देखेंगे और दूसरी तरफ उस जगह के विधायक और सांसद शायद उस घर पे जाएं और उस जवान के अंतिम संस्कार में शामिल हों। तो कायदे से देखा जाए, हम दो, भारत और पाकिस्तान, जब अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो आज़ाद तो हो गए, लेकिन आपस में इतनी फूट है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने जन्म दिया, आज उससे ज़्यादा वही पीड़ित है। आए दिन ब्लास्ट होते हैं, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। और आज भारत में भी आज एक जवान शहीद हुआ। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे स्वतंत्रता दिवस का, चाहे पाकिस्तान के लिए हो चाहे भारत के लिए हो, कि आज भी एक तरफ देश की आज़ादी का महोत्सव होगा और दूसरी तरफ दोनों ही देशों में देश के लिए जान देने वाले लोगों के लिए अंतिम क्रियाएं होगी। तो एक बार सोचना चाहिए कि देश को मिला क्या, दोनों ही देशों को। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आज आपको बतानी चाहिए। अब आज की खबर का और आज की कहानी का रुख करते हैं। कायदे से ये कहानी मैं कल ही आपको सुना देता। पूरी वीडियो बन भी गई, कहानी रिकॉर्ड मैंने कर दी,
लेकिन आदमी जब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के पीछे भागता है तो फिर दिक्कत भी हो जाती है। तो आजकल मैंने माइक अपडेट किया है, कॉलर माइक मैंने लिया है वायरलेस, तो बटन ऑन ही नहीं थी। पूरा वीडियो बन गया, जब एडिटिंग पे गया, एडिटिंग का मतलब बस वही कि आगे पीछे का पार्ट कट हो जाए, तो उसमें दिक्कत ये हुई कि पता चला कि भाई वीडियो में ऑडियो ही नहीं है। तो फिर टाइम भी नहीं था, 9:30 बज चुके थे, 10 बजे वीडियो लाइव करना था, तो कोई मतलब नहीं बना। तो आज उसी कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और ये कहानी बेंगलोर की है, और ये कहानी रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी कहानी है कि इसको जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, तमाम लोग हैरान हैं कि अगर दोस्ती के मायने इस कदर जलील हो रहे हैं तो फिर आखिर दोस्ती बचेगी कहाँ। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था विजय। विजय रियल एस्टेट का कारोबारी था। कहते हैं कि ठीक ठाक पैसा इसने कमाया, लाखों करोड़ों में इसकी प्रॉपर्टी थी, और इसी प्रॉपर्टी की बदौलत पूरे इलाके में इसका नाम, इसका रुतबा, इसका रसूख था। पूरा परिवार इसको बड़ा पसंद करता था, चूंकि ना ही इसमें कोई ऐब थी, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई नशा, ना कोई पत्ती, ना कोई गंदी आदत। इसका एक दोस्त था जिसका नाम था धनंजय, और लोग कहते थे कि अगर एक जय है तो दूसरा बीरू है, यानी इस कदर दोस्ती की दोनों जिए तो साथ और मरे तो साथ। और इस दोस्ती की शुरुआत भी बचपन में ही हो जाती है। विजय जब पढ़ने जाता है, इसी दौरान इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम धनंजय था। दोनों ने एक दूसरे के साथ सीट एक्सचेंज की। उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे के साथ उसी सीट पे बैठने लगे, धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई। उसके बाद बचपन में विजय की घर वाले बताते हैं कि विजय को अगर कोई अच्छी चीज़ लेके भेजा जाए खाने के लिए तो ज़रूर अपने दोस्त, अपने भाई धनंजय को खिलाता था। इधर धनंजय के घर से अगर कोई चीज़ अच्छी आए तो धनंजय विजय को खिलाता था, यानी टिफिन से लेके कपड़े, पहनावे ओढ़ावे की चीज़ें, जूते, ये सब लोग 5वीं 6वीं क्लास से ही एक दूसरे का बांट लेते थे। माँ बाप को नाराज़गी भी होती थी कि भाई पता नहीं कैसा लड़का है, क्या है, लेकिन कभी विजय और धनंजय ने इस बात को लेके बुरा नहीं माना कि मेरा दोस्त मेरा सामान इस्तेमाल करता है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा, दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। इस कदर गहरी हुई कि अंत में धनंजय का नाम लोगों ने बदल दिया। क्योंकि विजय का नाम विजय था तो फिर धनंजय का नाम जय रख दिया गया। अब एक का नाम जय हो गया, एक का नाम विजय हो गया। राइमिंग वर्ड्स से दोस्ती गहरी होती चली गई। वक्त भी आगे बढ़ा, दोनों बड़े हुए। बड़े होने के बाद इधर विजय अपना कारोबार संभालता है, इधर धनंजय अपना कारोबार संभालता है। लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया में ना ही विजय के अंदर कोई परिवर्तन आया, ना ही धनंजय उर्फ जय के अंदर कोई परिवर्तन। दोनों ही खुश एक दूसरे के साथ ठीक ठाक तरीके से रहने लगे। इधर वक्त जब आगे बढ़ा तो फिर विजय शादी लायक हुआ। विजय की एक लड़की से शादी हो जाती है जिसका नाम था आशा। अब शादी हो गई, तमाम चीजें बिल्कुल ठीक, दोस्ती भी बढ़िया, कारोबार भी बढ़िया, शादीशुदा जिंदगी बढ़िया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। साल 2025 आ गया। साल 2025 में जुलाई महीना बीत गया, अगस्त आ गया। और इसी अगस्त महीने में एक दिन विजय अपनी पत्नी आशा को बोल के निकलता है कि काम से बाहर जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। अब अक्सर चूंकि रियल एस्टेट का कारोबारी था तो कब कहाँ जाना पड़ जाए कुछ फिक्स नहीं। भाई क्लाइंट जहाँ बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा। किसी के पास दिन में वक्त है, किसी के पास रात में वक्त है। तो विजय भी गया, चला गया। इधर आशा जो है अपने काम में व्यस्त, धीरे धीरे परिवार की तमाम चीज़ों को समेट रही है। शाम हो गई। शाम हुई और आशा रास्ता देखने लगी कि भाई विजय आएगा, लेकिन रात होने को आई और विजय आया नहीं। आशा को थोड़ी चिंता हुई। उसने फ़ोन किया, इत्तेफाक से फ़ोन लगा नहीं। आशा को लगा कि शायद किसी मीटिंग में होंगे, फ़ोन स्विच ऑफ है, बात आई गई हो गई। उसके बाद रात हो गई, लगभग 10 बज गए। अब जब 10 बज गए तब आशा परेशान हुई। उसने फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि देखें कहाँ है, मैसेज भी नहीं सीन हुआ। इधर लास्ट सीन देखा तो दोपहर के बाद एक्टिव ही नहीं हुआ। अब आशा को चिंता सताने लगी। उसने तमाम लोगों से पूछना शुरू किया जहाँ वो काम करता था कि क्या विजय आए थे, कब गए। पता चला विजय तो शाम को ही चले गए। अब ये बात जब आशा सुनती और परेशान। रात भर वो पूरे दोस्तों के पास, पूरे रिश्तेदारों के पास, अलग अलग कलीग्स के पास फ़ोन करती रही, अपने हिसाब से पड़ताल करती रही, लेकिन कहीं कुछ अता पता चला नहीं। अगले दिन धनंजय को खबर हुई। धनंजय फिर अपने तरीके से पता करता है, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। लगभग 12-14 घंटे गुजर गए। इधर विजय का कुछ अता पता चला नहीं। परिवार वाले परेशान। इसी बीच किसी ने आइडिया दिया कि थाने जाओ, FIR दर्ज करवाओ। इसके बाद पत्नी आशा पहुंच जाती है FIR दर्ज करवाने। FIR दर्ज होती है। दर्ज होने के बाद पुलिस वाले पूरा डिटेल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, जाओ, हम खोज देंगे। पुलिस वालों को भी लगा कि शायद कहीं काम के सिलसिले में चला गया होगा, एक 30-35 साल का आदमी है, क्या दिक्कत है, आ जाएगा, फालतू परेशान होना क्या, 12-14 घंटे तो गुजरे हैं।
अब पुलिस वाले थोड़ा सा रिलैक्स हो ही रहे थे, इसी दौरान पुलिस के पास एक फोन आ जाता है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक लाश पड़ी है। अब जब लाश के बारे में पुलिस वालों ने सुना तो फिर हड़कंप, भाग के वहां गए। जाने के बाद देखा तो एक लाश जिसको देख के ही लग रहा था कि इसका कत्ल हुआ है। पुलिस वाले फौरन उस जगह को खाली कराते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं, उसके बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। अब बड़ा सवाल कि आखिर मरने वाला कौन है। अब चूंकि कुछ टाइम पहले, अभी चंद घंटों पहले ही आशा ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी कि उसका पति गायब है, और डिस्क्रिप्शन जो कपड़े उपड़े उसने बताए थे, उसको जब रिकॉल किया पुलिस वालों ने तो कुछ चीज़ें मैच होने लगी। पुलिस वालों को लगा कि भाई चलो आशा को बुलाते हैं, शिनाख्त करवाते हैं। उसके बाद आशा बुलाई गई। जब आशा बुलाई जाती है तो लाश को जब देखती है तो फूट फूट के रोने भी लगती है। कहती है कि साहब ये मेरा पति है। अब एक आदमी जो अपने घर से अच्छा भला खा पी के निकला था खुशमिजाजी के साथ, उसने बताया कि काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं, अचानक से गायब होता है। चंद घंटे बाद उसकी लाश मिल जाती है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं और देखते हैं तो वो भी अब हैरान। जिस मामले को बड़े हल्के में ले रहे थे वो मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। इसके बाद पुलिस वालों ने अपने घोड़े खोले, भाई जांच पड़ताल शुरू की। पत्नी से पूछा कि आपको किसी पे डाउट है। पत्नी ने कहा अब साहब मैं क्या बताऊं, किसी का नाम कैसे ले लूं, मुझे तो किसी पे डाउट नहीं। और कुरेदा पुलिस वालों ने कि क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ था, आपके पति ने कुछ बोला हो कि हाँ फला शख्स मुझे परेशान कर रहा, किसी से फिरौती धमकी या फिर बिजनेस में कोई बात विवाद, चूंकि रियल एस्टेट का कारोबारी था, लाखों करोड़ों में प्रॉपर्टी थी, तो दुश्मन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब पुलिस वाले ये तमाम पहलू खंगालते रहे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन ना ही पत्नी को कोई जानकारी थी, ना ही पत्नी कुछ बता पाई। वक्त बढ़ता चला गया और पुलिस के हाथ खाली थे। इधर पत्नी से पूछताछ करके जब पुलिस वाले थक गए और कोई जानकारी मिली नहीं तो पुलिस वालों को लगा कि शायद कुछ तो छूट रहा। उसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के लोगों को भी पूछा और कहा कि कुछ ऐसी चीज जो पिछले 4-6 महीने में अगर हुई हो तो एक बार आप लोग बताइए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे दुश्मनी का कोई एंगल मिल भी नहीं रहा और कत्ल भी हुआ है। तो बड़ी अजीबोगरीब पहेली है ये। अब आसपास के लोगों से जब पूछा तो शुरुआत में तो किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस अपने पे आए तो न जाने किसका दिल लूट ले। भरोसा अगर पुलिस सच में जताना चाहे तो आप असल में अपना मुंह खोल देंगे, आप कितने भी साथी रहो। तो आसपास के लोगों से पूछा तो शुरुआत में तो पुलिस वालों को कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है, थोड़ा सा अपना जाल फैलाती है, तब कुछ लोगों ने कुछ कुछ जानकारियां दी। आसपास के लोगों ने बताया कि साहब एक ही चीज है कि ये जो आदमी था इसका अच्छा भला एक दूसरी जगह मकान था, लेकिन इसके बावजूद जो माहौहल्ली है, जहां का ये पूरा मामला है, वहां पे कुछ टाइम पहले ही आके सेट हुआ है, जबकि इसके पास अपना खुद का एक बड़ा मकान था। अभी बाद जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पूछते हैं ऐसा क्यों। तब इसी बीच कहीं गुपचुप तरीके से पता चला कि भाई पत्नी से कुछ अनबन थी। अब पुलिस को लगा कि भाई दीपक तले अंधेरा, हम इधर उधर फटक रहे हैं, इधर पत्नी से ही अनबन थी, चलो भाई पत्नी का ही मन टटोलते हैं। अच्छा, पत्नी का जब मन टटोलना शुरू किया तो एक बात और पता चली कि एक दिन पहले तक तो एक शख्स था जो लगातार पैरवी कर रहा था, जो इस शख्स का सबसे जिगरी यार था, जब से जिगरी भाई था, हर चीज में बराबरी का हकदार था, लेकिन अचानक से आज दोस्त मर गया और गायब है। दरअसल धनंजय का भी कुछ अता पता नहीं था। FIR करवाने तक तो धनंजय था, लेकिन उसके बाद उसका कुछ अता पता चला नहीं। पुलिस ने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ। अब ये चीजें जब पुलिस देखते हैं तो फिर उनका डाउट होता है। उन्होंने कहा भाई पत्नी को उठा, कुछ कहानी पता चलेगी। इसके बाद पुलिस पत्नी को उठाती है। उठाने के बाद शुरुआत में कुछ बोलती नहीं, लेकिन पुलिस जब सख्ती बरतती है तो भाई पत्नी कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, एक ही दो झटके में टूट जाती है और फिर पूरी कहानी बता देती है। और एक ऐसी कहानी पता चलती है जिसको सुनने के बाद आदमी का दोस्ती और रिश्तों पर से ऐसा भरोसा उठा है कि अब कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। इस कहानी की शुरुआत कायदे से 1 साल पहले ही हो गई थी। 1 साल पहले विजय और उसकी पत्नी आशा अपने घर में थे। इसी दौरान धनंजय और विजय आ जाता है। जब धनंजय आता है, आने के बाद चूंकि विजय सबसे करीब दोस्त, तो विजय अपनी पत्नी से भी मिलवाता है और कहता है कि देखो ये मेरी पत्नी है। धनंजय स्माइल करता है, भाभी नमस्ते बोलता है। इसके बाद धनंजय अक्सर आया जाया करता। विजय को कोई आपत्ति तो थी नहीं, भाई विजय का जिगरी यार था, छोटा भाई था। इसी दौरान कई बार ऐसा हुआ कि विजय ना भी हो तब भी आ जाता। और कहते हैं किसी दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। शुरुआत में भाभी देवर का हंसी मजाक, उसके बाद कुछ दोस्ती का एंगल, फिर धीरे धीरे जो आशा है वो कोई चीज विजय से ना बोल पाए तो वो धनंजय से बोल दे। धनंजय भी अपने दोस्त के चोरी छिपे
उस चीज को करने लगा, लाके वो चीजें देने लगा। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी हो गए और फिर एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब कोई दिक्कत भी नहीं थी। विजय रियल एस्टेट का कारोबारी था, दिन भर बाहर रहता। धनंजय जब मन होता तब आता, घर में और कोई था नहीं, जब मन होता तब मिलता जुलता, चाहे जो करता। इसी दौरान इन्होंने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना लिए और इस वीडियो के बारे में एक दिन इत्तेफाकन विजय को पता चल गया। विजय ने जब ये चीज़ देखी तो भाई उसका तो जीते जी जम निकल गया, चूंकि एक तरफ खुद की पत्नी, दूसरी तरफ भाई जैसा दोस्त, तो हर जगह गद्दारी धोखा उसको नसीब हुआ बेचारे को। उससे लगा कि बहस करने से, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ से चले जाते हैं। चूँकि यहाँ रहेंगे तो धनंजय आएगा, उसको कैसे बोलूँगा कि तू मेरी पत्नी के साथ ऐसे रिलेशन में है, मुझे नहीं पसंद, दोस्ती टूट जाएगी। इधर पत्नी को भी समझाया बुझाया, लेकिन पत्नी भी शायद सुधरने को तैयार नहीं। तो फिर अंत में विजय अपनी पत्नी को लेके माहौली चला जाता है, इस उम्मीद में कि शायद अब चीज़ें बेटर होंगी और कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। लेकिन अब मन में विजय की ये चीज़ घर कर गई थी कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया, चीट किया। विजय परेशान दुखी रहने लगा। इसी दौरान फिर विजय के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना पत्नी से बात किया जाए, पत्नी से बोला जाए कि धनंजय के नंबर डिलीट कर दो। ये बात जब आशा को बोला विजय ने तो आशा भड़क गई। उसे लगा कि ये तो ज़्यादा ही कुछ सिकंजा कस रहा। तब आशा ने पहली बार प्लान बनाया कि क्यों ना इसको मार दिया जाए। आशा ने इस बारे में उसके सबसे जिगरी दोस्त धनंजय को बताया, वो जिगरी दोस्त जो 31 सालों से साथ था, 31 सालों से। धनंजय ने जब ये बात सुनी, कायदे से बचपन का लंगोटिया यार था, लेकिन स्त्री मोह में इस कदर पागल कि उसने भी कहा कि ठीक है। इसके बाद मौका देख के धनंजय ने अपने कुछ दोस्तों समेत प्लान बनाया। बाकायदा उस पूरे प्लान में पत्नी शामिल थी। वो रेकी कर रही थी, मुखबिरी कर रही थी, तमाम सबूत इकट्ठा कर रही थी कि अब धनंजय कहाँ जाएगा, क्या करेगा। उसके बाद फिर अंत में धनंजय का पूरा जो काम करने का तरीका था वो तैयार हो गया। पत्नी आशा ने बता दिया कि विजय कहाँ गया है। उसके बाद धनंजय उसको किडनैप करता है, उसके बाद कत्ल कर देता है। इधर शुरुआत में धनंजय ने खोजने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि अब मामला फैलता चला जा रहा और मैं फंस जाऊंगा, तब वो फरार हो गया और अभी तक वो फरार ही है। ये तमाम कहानी जो मैंने आपको बताई, ये खुद पत्नी आशा का बयान है। तो आप सोच के देखिए कि एक दोस्त जो 30 साल से दोस्ती में था, लेकिन एक महिला बीच में आ जाती है और फिर सब तबाह हो गया। और यही अब इस दुनिया की सच्चाई बनती चली जा रही है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां आत्मा को झकझोरने वाली होती हैं। कि 30 साल पुरानी दोस्ती, यहाँ दोस्तियां 4-6 महीने में टूट जाती हैं, यहाँ 30 साल पुरानी दोस्ती थी। जवानी के उस मौके पे जहाँ लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, उस पहलू को इन लोगों ने पार कर लिया था। लेकिन अंत में 35 साल 36 साल के बाद कत्ल, क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप ऐसी क्राइम की कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।